हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कच्छातीवू स्टोरी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सिमिलर आर्टिकल द हिंदू में आया है, इज द कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूटेड। दोनों आर्टिकल ऑलमोस्ट सेम है। इंडियन एक्सप्रेस वाला करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक, तो इंडियन एक्सप्रेस वाला आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स पे अपन नहीं जाएंगे, हमारा सारा फोकस जो फैक्ट्स है उस पर रहेगा। क्या ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है, नहीं है, किसका इस पर एक्चुअल में टेरिटोरियल कंट्रोल है और होना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज कलाकडल विच हैज़ फ्लडेड हाउसेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ केरला। ठीक, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली GS1 मेंस में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कलाकडल और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुनामी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कलाकडल। इस तरह का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ये ज्योग्राफी में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, ये आर्टिकल के आप नोट्स बना के रखेंगे अपने कॉपी में, क्योंकि आ सकता है, ज्योग्राफी की कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है हीट वार्निंग। हीट वार्निंग में एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीट वेव्स, है ना। हीट वेव के कॉजेज़ क्या है, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है हीट वेव, तो पहले डिफाइन करिए हीट वेव, फिर कॉजेज़ बताइए, फिर सजेस्ट सम मेजर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द हीट वेव। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से हीट वेव, प्री के पर्सपेक्टिव से भी कवर किया जाएगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए यार, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द कच्छातीवू स्टोरी। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंडो श्रीलंका बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिशरमैन डिस्प्यूट के साथ साथ एक और डिस्प्यूट जुड़ जाएगा, कच्छातीवू आइलैंड डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट दोबारा से रीसरफेस हुआ है, पहले ये ऑलरेडी सेटल हो चुका था, अभी दोबारा से क्यों आया है न्यूज़ में, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 के लिए आपको प्लेसेस इन न्यूज़ में पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन के बारे में, हैबिटेड है, अनहैबिटेड है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये एस्पेक्ट आपका प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट होगा, इसे भी कवर करेंगे। मेंस एस्पेक्ट भी कवर किया जाएगा। आर्टिकल में चर्चा करेंगे ये जो डिस्प्यूट था कब शुरू हुआ, किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, क्या कांग्रेस उस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने गलत तरीके से इसे श्रीलंका को दे दिया, उसके बदले में रिटर्न में क्या लिया गया और किस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, नेगोशिएशन हुआ और अभी न्यूज़ में क्यों है। शुरू करते हैं आर्टिकल। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि कच्छातीवू आइलैंड कांग्रेस ने गलत तरीके से दे दिया था, किसको, श्रीलंका को, एग्रीमेंट करके 1974 में, जिससे भारत की अखंडता, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा आहत पहुंचा है। इस तरीके का उनका ट्वीट था। और उन्होंने साथ में DMK को भी, जो कि एक रीजनल पार्टी है तमिलनाडु की, उसे भी ये इसमें लपेटा है आरोप में कि ये कांग्रेस और DMK की मिलके साजिश की है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि BJP लोकसभा इलेक्शन लड़ रही है और तमिलनाडु में BJP की पिछले बार केवल एक सीट थी, BJP की भी नहीं थी, उनके जो साथ में सहयोगी पार्टी है AIADMK, उसकी एकमात्र सीट थी जिसके साथ जो है उन्होंने कोलिशन किया था। और तमिलनाडु में 39 सीट्स कांग्रेस और DMK ने जीती थी। तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन वाला इशू लग रहा है बाय एंड लार्ज। ठीक, अब जो कि ये मुद्दा उठा है तो हमें तो सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डिस्प्यूट क्या था और क्या नहीं। शुरू करते हैं। कच्छातीवू आइलैंड क्या है, पहले ये जान लेते हैं कहाँ है इसकी लोकेशन। प्रीलिम्स वाला एस्पेक्ट कवर कर लेते हैं। 285 एकड़ का ये पैच है, अनइनहेबिटेड आइलैंड है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। श्रीलंका की मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर आता है, ये इसकी लोकेशन है। ठीक, रामेश्वरम ये है, तमिलनाडु का पार्ट है रामेश्वरम, अच्छे से जानते हैं आप। यहाँ से 35 किलोमीटर के आसपास जो है डिस्टेंस है कच्छातीवू और रामेश्वरम के बीच में। जाफना से ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर के आसपास है। डेफ्ट आइलैंड की बात करें, यहाँ पर डेफ्ट आइलैंड है जो कि श्रीलंका का पार्ट है, उससे अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर आपका कच्छातीवू आइलैंड है। ठीक, धनसुकोडी ये एक आइलैंड है और एक वेज बैंक है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे वेज बैंक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो ये सारी चीज़ें लोकेशन से रिलेटेड हो जाएगी। जो आपका आइलैंड है, इट इज़ फॉर्म्ड समवेयर बिटवीन 13 एंड 14 सेंचुरी ड्यू टू
वॉल्केनिक इरप्शन। ऐसा जो है ऑफिशियल कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये माना जा रहा है कि 13 और 14 ईस्वी के आसपास जो है इसका जन्म हुआ था और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण इसका जन्म हुआ था। 1.6 किलोमीटर्स की लेंथ है और ऑलमोस्ट 300 मीटर इसकी विड्थ है। अब इंडिया क्या क्लेम करता है कि ये इंडिया का पार्ट है। इंडिया के पास क्या एविडेंस है? तो इंडिया ने बताया कि जो हमारे ज़मींदार थे रामानंद राजा 1795 से 1803 के बीच में इन रामानंदपुरम इन मद्रास प्रेसिडेंसी उनके कंट्रोल में आता था कच्चतीवो आइलैंड। इंडिया ने ये एविडेंस दिया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। यहाँ पर 120 साल पुराना एंथनी चर्च है जहाँ पर इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ से जो डिवोटीज़ हैं वो जाते हैं और यहाँ पर हर साल एनुअल फेस्टिवल भी होता है। ठीक, तो इंडिया ने क्या कहा कि भाई ये हमारा पार्ट है। 1921 में जब सर्वे हुआ तब पता चला कि ये श्रीलंका का ट्रेडिशनली पार्ट है और श्रीलंका ने जो एविडेंस दिए वो 1785 या 1790 जो इंडिया दे रहा था उससे कहीं पहले के थे और उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनली ये हमारा हिस्सा हुआ करता था। तो ट्रेडिशनली अगर देखें तो कच्चतीवो आइलैंड किसका हिस्सा हुआ करता था? श्रीलंका का। अकॉर्डिंग टू श्रीलंका ये डिस्प्यूट चला। ब्रिटिश इंडिया वाले तो एक ज़मीन का टुकड़ा देने में भरोसा नहीं रखते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ नहीं दिया, डिस्प्यूट चलता रहा, इंडिपेंडेंस हो गई। उसके बाद भी जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू रहा जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। फाइनली इंदिरा गांधी की सरकार जब आई थी तो 1974 में 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे, एक जून 26 को और एक जून 28 को। जून 26 वाला कोलंबो में, जून 28 वाला न्यू दिल्ली में, जिसमें इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कच्चतीवो आइलैंड था उसका पूरा कंट्रोल किसको दे दिया गया? श्रीलंका को दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा कि इंडियन फिशरमैन को भी कच्चतीवो में जाने के लिए कंप्लीट एक्सेस दिया गया। वहाँ जाके वो लोग ऐसा नहीं लिखा गया कि उन्हें फिशरमैन राइट फिशिंग का राइट है वहाँ पर, लेकिन उनको जाने के लिए कंप्लीट एक्सेस दिया गया। और जो एनुअल फेस्टिवल होता है सेंट एंथनी फेस्टिवल, उसमें भी उनको जाने के लिए कंप्लीट एक्सेस दिया गया। उनको इसके लिए श्रीलंका अथॉरिटी से ना कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत थी, ना कोई परमिशन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन फिशिंग राइट कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक, तो ये बेसिकली 1974 का एग्रीमेंट था। उस समय जो डीएमके की सरकार थी उसमें करुणानिधि जो है वो थे, स्टैलिन, अभी जो स्टैलिन है उनके फादर उस समय सीएम हुआ करते थे और उस समय जो है उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन एआईडीएमके ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था जो कि रीजनल पार्टी थी और उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जितने भी अपोजिशन की पार्टी है, उन्होंने भी इसको कहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी टेरिटरी किसी को भी देते हैं, सीट करते हैं, तो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता। अब 1976 में क्या हुआ ये देख लेते हैं। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। तमिलनाडु में टीएमके की सरकार थी, करुणानिधि सीएम थे, उसको बर्खास्त कर दिया गया और इसी के बैकड्रॉप में इंडिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका के साथ। कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए जा रहे थे बिटवीन द 1975 एंड 76 और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थे वो रिलेटेड टू कच्चतीवो आइलैंड थे। फिर 1976 में फाइनली एक एग्रीमेंट साइन हुआ। वो एग्रीमेंट में क्या डिसाइड किया गया? इंडिया के पास ज़्यादा लेवरेज तो था नहीं, इंडिया ने एक्सेस मांग लिया था इंडियन फिशरमैन के लिए। तो इस एग्रीमेंट में बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया और श्रीलंका दोनों के फिशरमैन एक दूसरे की बॉर्डर में EEZ जोन में नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया ऑब्लिक श्रीलंका गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई। तो यहाँ पर थोड़ा फिशरमैन के लिए इशू हो गया, वो कच्चतीवो आइलैंड एक्सेस नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। इंडिया ने इसके बदले में क्या लिया? इंडिया ने तो ऑलरेडी कच्चतीवो पहले ही दे दिया था, लेकिन इसके बदले में इंडिया को वेज बैंक मिला। ये वेज बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम पैच था। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये वेज बैंक है। अकॉर्डिंग टू फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशरी पोटेंशियल पैच हो सकता था अकॉर्डिंग टू फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय जो सर्वे हुआ था, इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक थी, है ना। आपके एज ए देखें तो इसकी लोकेशन कन्याकुमारी से साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। ये कन्याकुमारी हो गया और ये वेस्ट बैंक हो गया। तो एज अ होल ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए और कच्चतीवो आइलैंड की उतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो सरकार को लगा कि अपन ने वैसे ही दे दिए, क्या बोलते हैं, अपना कच्चतीवो का जो क्लेम था वो छोड़ दिए। कम से कम जो वेज बैंक है
उसमें तो हम लोग अपना कंप्लीट क्लेम कर सकते हैं। तो सरकार ने गिव एंड टेक के पॉलिसी के अंदर जो है कच्चातीवो आइलैंड को जाने दिया कंप्लीटली, और वेज बैंक पे जो श्रीलंका था उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी माना जा रहा था कि यहाँ पर पेट्रोलियम और ऑयल पोटेंशियल होने की संभावना है, और इसी सारे रीजंस के कारण इंडिया ने वेज बैंक पर अपना कंप्लीट कंट्रोल कर लिया और जो कच्चातीवो आइलैंड था उसे जाने दिया। तो बेसिकली ये डील हुई थी 1976 के एग्रीमेंट में। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1976 के बाद से जब वेज बैंक आया तो यहाँ पर जब सबको पता चला कि भाई फिशिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद यहाँ पर ट्रॉलर का यूज़ करने लगे। कौन? फिशरमैन। और फिशरमैन जो है उनको ट्रॉलर कौन प्रोवाइड करता है? जो लोकल पॉलिटिशियंस होते थे वो दिया करते थे। ट्रॉलर जो है बहुत ख़राब चीज़ है, किसके लिए? फिशिंग के लिए। इससे क्या होता है, इससे जो जुवेनाइल फिशेस होती है, छोटी छोटी फिशेस, वो भी जो है क्या हो जाती है, पकड़ में आ जाती है ट्रॉलर से, अगर आप जो है फिशिंग करते हैं तो। इट्स अ अनसस्टेनेबल वे ऑफ फिशिंग। एक मशीन बोट होती है, उसके कारण जो छोटी छोटी फिश है वो चली जाती है, और जुवेनाइल अगर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो जनरली जहाँ पर ट्रॉलर से फिशिंग होती है वो ग्राउंड जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वहाँ पर फिशिंग जो है जो फिश है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगती है। और ये प्रॉब्लम श्रीलंका को भी है इंडियन फिशरमैन से। वो इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो क्या करते हैं, जो इंडिया की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके ट्रॉलर का यूज़ करके वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ पकड़ के भागते हैं, और वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कन्वेंशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेज बैंक में बहुत ज़्यादा जो है बॉटम ट्रॉल फिशिंग यहाँ पर शुरू हो गई, और उसके बाद वेज बैंक का जो पोटेंशियल था, फिशिंग पोटेंशियल, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। अब धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगा तो फिशरमैन कहाँ जाने लगे? श्रीलंका साइड में जाने लगे, और फिर वो कच्चातीवो आइलैंड की तरफ जाने लगे। तो ये जो डिस्प्यूट था वो बढ़ता चला गया। ठीक, दोबारा से जो है एक्सेस की बात क्यों आने लगी? क्योंकि जो फिशरमैन थे वो श्रीलंका के आइलैंड की तरफ, कच्चातीवो आइलैंड तरफ पहुंचने लगे। उसके बाद ये पॉलिटिसाइज हो गया। जो जयललिता थी AIADMK की, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कच्चातीवो आइलैंड गलत तरीके से दिया गया, हमारे फिशरमैन को एक्सेस देना चाहिए था, वो हमारा हिस्सा था, और जो है हमारे फिशरमैन सफ़र कर रहे हैं, और इस मुद्दे से चुनाव लड़े जा रहे थे। होपफुली ये चीज़ें क्लियर है। श्रीलंका उस समय कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा था जब इंडिया में ये सारे चीज़ें चल रही थी। क्यों नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि 2009 तक, 1990 से लिट्टे और श्रीलंका अथॉरिटीज़ के बीच में जंग चल रही थी, और 2009 में ये सिविल वॉर कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। लेकिन 2009 के बाद से जो इंडियन फिशरमैन जा रहे थे श्रीलंका साइड ट्रॉलर लेके, उन्हें अरेस्ट किया जाने लगा, और ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशरमैन का, 2009 के बाद से बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गया। अभी भी आपने सुना होगा कई सारे फिशरमैन को जो श्रीलंका नेवी के हैं लोग हैं वो अरेस्ट कर लेते हैं, और ये लोग जनरली ट्रॉलर यूज़ करते हैं, और इनकी ट्रॉलर भी फिर जब्त हो जाती है, वापस भी इन्हें नहीं मिलती, और बहुत महंगी आती है, बहुत लाखों की वो बोट मशीन होती है। ठीक, तो श्रीलंका अथॉरिटी से जब बात की कि इंडिया के यहाँ ये कच्चातीवो आइलैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसने बोला कि ये दो अलग ही डिस्प्यूट है, फिशरमैन डिस्प्यूट अलग है और कच्चातीवो अलग है, दोनों को साथ में मत जोड़िए। वो एक सॉवरेंटी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और ये फिशरमैन डिस्प्यूट अलग है। हमारी दिक्कत ये है कि इंडिया के जो फिशरमैन है वो ट्रॉलर लेकर आते हैं, अपनी बॉर्डर में ट्रॉलर यूज़ नहीं करते, और श्रीलंका की बॉर्डर में ट्रॉलर यूज़। अगर आपको फिशिंग करनी भी है तो एटलीस्ट सस्टेनेबल वे में करिए। आप आके सारा यहाँ पर फिशिंग पोटेंशियल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर चल जाएंगे, इसलिए हमें अरेस्ट करना पड़ता है। ठीक, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा किसने लेके गया था? जयललिता ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में 2008 में। कहा था उन्होंने कच्चातीवो जो है इंडिया का पार्ट है, और इसको विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीड नहीं किया जा सकता, दिया नहीं जा सकता था। उन्होंने 1974 एग्रीमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। उसके बाद 2014 में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने तो ऑलरेडी ये जो है श्रीलंका के पास जा चुका है, अब हमें अगर उन्हें वापस लेना है तो वॉर करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम वॉर के लिए ऑर्डर तो नहीं दे सकते। अभी ये मुद्दा जो है पेंडिंग है, सब जुडिस है, और अभी रिसेंटली रीसरफेस इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस और DMK ने मिल करके दिया है, और चुनाव का समय है, पोलराइजेशन एंड ऑल। ठीक, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये चुनाव रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, अपने को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हमारे लिए जो मुद्दा है वो डिस्प्यूट है 1974 का एग्रीमेंट, 1976 का एग्रीमेंट। कौन से एग्रीमेंट में क्या मिला इंडिया को, श्रीलंका को क्या मिला, और किस बैकड्रॉप में ये एग्रीमेंट साइन हुए थे, और कच्चाटीवो डिस्प्यूट एक्चुअल में क्या है और इसकी लोकेशन क्या है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, सारी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी है सच और कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट और आज का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, व्हाट इज कालाकडल विच हैज़ फ्लडेड हाउसेज इन केरला कोस्टल एरियाज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कालाकडल है क्या, ये सॉइल सर्च होता कैसे है, इसके रीजंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इससे होने वाली हानि को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारे एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं। एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुनामी, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल से हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनफैक्ट प्री में भी आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल होगा। ठीक, न्यूज़ में क्यों है, 100 ऑफ द हाउसेज हैव बीन फ्लडेड इन सेवरल कोस्टल एरियाज ऑफ केरला ड्यू टू हाई सी वेव्स ऑल्सो नोन एज स्वेल सर्च। कोस्टल एरिया में केरला के कई ऐसे हाउसेज हैं जहां पर फ्लड आ चुका है और ये जो रीजन है कोस्टल एरिया वाला बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है फ्लड के कारण। जो फ्लड्स आए हैं वो हाई सी वेव्स के कारण आए हैं, जिसे हम स्वेल वेव या फिर स्वेल सर्ज कह सकते हैं। ठीक, जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन है केरला के वो कौन कौन से हैं, तिरुवनंतपुरम के जो डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है और अलापुझा डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है फ्लड के कारण, जो कि स्वेल सर्ज के कारण आए हैं। केरला में फ्लड आना कोई बड़ी चीज़ नहीं यार, इक्वेटोरियल रीजन के पास में है, पानी बहुत ज़्यादा गिरता है ना, तो इसलिए यहाँ पर फ्लड पहले भी काफ़ी बार आए हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है यहाँ पर फ्लड आया हुआ था। तो केरला और फ्लड दोनों ही बहुत पुरानी स्टोरी है और अभी ये कोस्टल रीजन में है तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। और अभी जो फ्लडिंग हुई है स्वेल सर्च के कारण, उसको मलयालम में क्या कहा जाता है, कलाकडल। ठीक, तो ये जो है कलाकडल फेनोमेना का मतलब क्या हो गया, flooding events which is caused by the swell surge is called कल्लाकडल। ये याद रखेंगे, फ्लडिंग इवेंट्स को कहा जाता है जो कि स्वेल सर्च के या सी वेव्स के हाइट पकड़ने के कारण हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो कल्लाकडल है क्या, इट इज़ अ कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मानसून सीजन बाय स्वेल वेव्स या स्वेल सर्च। ठीक, जो आपकी वेव्स है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और आके कोस्टल एरिया से टकराती है। जब कोस्टल एरिया से टकराएगी तो ऑब्वियसली अपने साथ जो पानी लाएगी वो ऊपर कोस्टल एरिया में भर देगी, उसके कारण फ्लडिंग आ जाएगी। तो प्री मानसून सीजन में ये फ्लडिंग आती है। अभी प्री मानसून में क्यों आती है समझेंगे। तो ये प्री मानसून सीजन में कोस्टल फ्लडिंग होती है जो कि स्वेल सर्च के कारण हो रही है, स्वेल वेव्स के कारण हो रही है। कल्लाकडल इसका लोकल नेम है। इसका जो मीनिंग है, ओशियन डेट अराइव्स एज अ थीव। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, वो ओशियन का पानी जो थीव की तरह आता है। इसका मतलब क्या है, चुपचाप आता है, बिना बताए आता है। इट ऑकर्स विदाउट एनी इंडिकेशन और एनी लोकल विंड एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका जो मतलब, नाम और मतलब, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज़ कॉज्ड बाय द वेव्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एन ओशन स्वेल। ठीक, तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, ओशन स्वेल के कारण हो रहा है। ओशन मतलब जो वेव्स ऊपर जा रही है वो क्यों जा रही है, क्योंकि ओशन का जो पानी है वही ऊपर जा रहा है और ऐसी वेव्स बना रहा है। ठीक, ओशन स्वेल डू नॉट ऑकर ड्यू टू लोकल विंड। ये ध्यान रखेंगे, जो ओशन का स्वेल होता है वो लोकल विंड के कारण नहीं होता है। ऐसा वेव्स आपकी लोकल विंड के कारण ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो कल्लाकडल आ रहा है, यहाँ पर जो स्वेल सर्ज हो रहा है, जो वेव ऊपर जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बन रही है, वो लोकल विंड के कारण नहीं बन रही है, वो ओशन सर्ज के कारण बन रही है। और ओशन सर्ज जो है लोकल विंड के कारण, लोकल विंड तेज चलने के कारण नहीं होता है, बट इट ऑकर्स ड्यू टू डिस्टेंट स्टॉर्म एक्टिविटी लाइक हरिकेन। मान लो कहीं पर हरिकेन आया है तो वहाँ पर हो सकता है कि ओशन स्वेल बन जाए और फिर वो ओशन स्वेल 100 ऑफ किलोमीटर तक के क्या करता है, चलता है और फिर कोस्टल एरिया से टकराता है। और इसी के कारण जो वेव्स बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके कारण स्वेल सर्च के कारण अपने यहाँ जो कोस्टल फ्लडिंग हो रही है। ये बेसिकली हरिकेन जैसी एक्टिविटी या फिर स्ट्रॉन्ग परमानेंट विंड्स के कारण ऐसे ओशियन सर्ज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, लगातार परमानेंट विंड्स चल रही है तो एयर टू वाटर जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी। तो ये बहुत तेज़ विंड चल रही थी, इसने अपनी एनर्जी किसको दी, ओशियंस को दी। अब ओशियंस में धीरे धीरे छोटी छोटी वेव बनेगी, फिर ये बढ़ती चली जाएगी और ये लगभग 100,000 ऑफ किलोमीटर तक के फिर चलती रहती जब तक कि कोस्टल एरिया से टकरा नहीं जाती, लैंड पार्ट से टकरा नहीं जाती। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, लो प्रेशर इन इंडियन ओशन। प्री मानसून
टाइम पे ही क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि इंडिया का जो नीचे जो इंडियन ओशन वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। द मोमेंट लो प्रेशर बना, एकदम से हाई प्रेशर से हवाएं रश करेगी इस एरिया में, और जैसे ही हवाएं बहुत तेज़ी से आएगी और परमानेंट विंड्स आएंगी, परमानेंट विंड्स जैसी ही आएगी तो यहाँ पर ओशन सर्ज होगा। और एक बार ओशन सर्ज हुआ और अगर वो साउथ वेस्ट मानसून की तरह हवाएं ऐसे चलेगी तो वो बेसिकली प्री मानसून टाइम जो ओशन है, उस वेव्स है, उसको इंडिया के डायरेक्शन में लेकर आती है, और इसी कारण से जो है प्री मानसून टाइम पे होता है। होपफुली ये मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ऐसा जितना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, कलाकडल हो गया। अब इससे डील करने के लिए इंडिया ने 2020 में ऑलरेडी स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था। ठीक, किसने लॉन्च किया था? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ताकि हमें 7 दिन पहले एडवांस में इसकी वार्निंग मिल जाए कि ये होने की संभावना है। हालांकि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हार्डली काम कर पाते हैं, कभी कभी करते हैं सही, कभी कभी नहीं भी कर पाते। अब ये सुनामी के तरह है, लेकिन सुनामी बिल्कुल भी नहीं है। सुनामी में भी वेव्स आती है, टकराती है, फ्लडिंग होती है, लेकिन सुनामी होने के रीज़न है टेक्टोनिक रीजंस। अर्थक्वेक आता है ओशन के अंदर, इसलिए सुनामी आती है। यहाँ पर जो है अर्थक्वेक जैसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जो परमानेंट विंड्स हैं उनके कारण ये एक्टिविटीज़ हो रही है। बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही है, उसके कारण वेव्स को एनर्जी मिल रही है, वेव्स एनर्जी मिल रही है तो ओशन स्वेल हो रहा है, ओशन स्वेल हो रहा है तो ओशन स्वेल बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक जा रहा है, हवाएं उनको लेके जा रही है, टकरा रहा है, फ्लडिंग हो रही है, एंड दैट्स इट। ये हमारा कलाकडल हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्री और मेंस दोनों में। होपफुली ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है हीट वार्निंग। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि हीट वेव के इम्पैक्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं। पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ हीट वेव, व्हाट आर इट्स कॉजेज, एंड देन एक सजेस्ट सम मेजर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द हीट वेव। ये वाला मेंस का क्वेश्चन अपन प्रिपेयर कर लेंगे इस आर्टिकल से। ठीक, तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। आर्टिकल आया क्यों है यार? ऑब्वियसली गर्मी शुरू हो गई है तो आर्टिकल तो आएगा ही हीट वेव के ऊपर। ऑलरेडी मार्च महीने में ही जो है हमें हीट वेव देखने को मिल रही है। बसंत ऋतु जो स्प्रिंग सीज़न है वो बहुत छोटा हो गया है, गर्मी का सीज़न अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि फरवरी मार्च से ही आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2022 की बात करें तो 1901 से 2022 का जो मार्च था वो सबसे हॉटेस्ट मंथ था। 1900 मतलब सिर्फ मार्च की बात कर रहे हैं। 1901 से लेके 2022 के बीच में जो मार्च का टेम्परेचर होता है वो 2022 में मैक्सिमम पहुंचा था। ठीक, तो ऑब्वियसली हीट वेव जो है मार्च से ही शुरुआत हो जाती है, और अब तो अप्रैल आ चुका है तो बिल्कुल हीट वेव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के कारण जो हीट वेव के स्पेल हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले 3-4 दिन के लिए हीट वेव के स्पेल हुआ करते थे, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो 10 दिन 12 दिन के आसपास ये हीट वेव के स्पेल चला करते हैं, और 20 दिन तक भी ये मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे इश्यूज़ के कारण जो हीट वेव्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इसके इम्पैक्ट क्या है यार? इसके हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। इसके अलावा बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है हम लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, हीट स्ट्रोक आ जाता है। अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी में हैं तो कई बार जो है आपकी डेथ हो सकती है, और ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है जब बहुत सारे लोग गर्मी के कारण है ना प्रॉपरली जो है हाइड्रेटेड ना होने के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ा है और उनकी जान तक जा चुकी है। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है 2010 मई का, जहाँ पर अहमदाबाद में हीट वेव के एक स्पेल में लगभग 800 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद से जो सिटी की म्यूनसिपालिटी है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ और अमेरिका एकेडमिक्स के साथ मिलकर फर्स्ट हीट एक्शन प्लान बनाया था। 800 जाने, आप समझ रहे हो। लास्ट ईयर की बात करें, नवी मुंबई में एक हीट वेव के स्पेल में 13 लोगों की जान चली गई थी। नवी मुंबई की हम बात कर रहे हैं, मुंबई जैसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ म्यूनसिपालिटी के पास काफ़ी पैसा
होता है, वहाँ पर भी ऐसे हीट एक्शन प्लान की कमी होने के कारण लोगों की हीट वेव्स के कारण जान जा रही है। ठीक, तो अभी बाकी सारी चीज़ें एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हीट वेव क्या है ये तो देख लें, नहीं तो आप बोलोगे सर हीट वेव क्या है, पहले यही नहीं बताएं। ठीक, आईएमडी की डेफिनेशन है यहाँ पर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये सब पता होना चाहिए यार, है ना। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ऑलरेडी करके रखो, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन से डिपार्टमेंट में, तो कौन सी मिनिस्ट्री में, और क्या फंक्शन है। हीट वेव जो है आईएमडी के हिसाब से कब होगा? अगर कोई भी जगह का, किसी भी प्लेस का अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक हो जाता है, प्लेन्स एरिया की बात कर रहे हैं, और अगर हिली रीजन है और वहाँ पर 30 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उस एरिया में हीट वेव जो है प्रिवेलेंट होगी, ऐसा जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा जो डेफिनेशन का तरीका है वो क्या है? डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रीजन में 40 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो उस एरिया में आप हीट वेव कैसे डिक्लेयर करेंगे? अगर नॉर्मल टेम्परेचर 40 है और उससे 4.5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे नॉर्मल हीट वेव कहा जाएगा। और अगर टेम्परेचर 6.4 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर इसे सीवियर हीट वेव कहा जाएगा। ठीक, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हीट वेव की डेफिनेशन। अब हीट वेव के कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इसके कारण के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियस रीजन है ना, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए जो है हीट वेव्स के स्पेल भी बढ़ते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन है, हज़ार्ड मैनर में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक घर दूसरे घर के बहुत नज़दीक हैं, ना विंडो है, ना विंड आ रही है, ना सन आ रहा है, ना हवाएं चल रही हैं, ना पेड़ लगा सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके से रहेंगे तो हीट वेव्स के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा आपका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें स्लम एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर लोगों के पास छत नहीं होती है इतना, जनरली वो टीन शेड डाल के रह रहे होते हैं, और गर्मी में टीन शेड जो गर्म करता है ना भाई साहब, बहुत बुरा हाल हो जाता है, रहा नहीं जा सकता। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को रहना पड़ रहा है और इसी के कारण लोगों की जान जा रही है। थर्ड क्या? एल नीनो फेनोमेना के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट है मिटिगेशन। कैसे हम इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं? सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम आईएमडी ने डेवलप किया है और बराबर से बता देता है कि भाई इस बार जो है हीट वेव आने वाली है, घर पे बैठो, आराम करो, बाहर मत निकलो, या फिर निकल रहे हो पानी पी के निकलो, नींबू पानी पीते रहो, डिहाइड्रेट नहीं रहना है, हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, प्याज व्याज लेके चलो। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है आप अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलते ही तैयार कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट क्या है? हीट वेव एक्शन प्लान एट नेशनल, लोकल और स्टेट लेवल। ये तरीका है हीट वेव एक्शन प्लान। जो अभी हमने बात की, म्यूनसिपालिटी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओनर्स है, बहुत ज़्यादा दायित्व किसके ऊपर था? जो लोकल म्यूनसिपालिटी है। क्यों? क्योंकि हर जगह का जो लोकल टेम्परेचर है वो बहुत अलग होता है और वहाँ की जो सिचुएशन है वो भी बहुत अलग होती है। वहाँ डिपेंड करता है कि लोग किस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर किसानी कर रहे हैं, लेबर वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। दिल्ली जैसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, या फिर बेंगलोर जैसी जगह जहाँ आईटी सेक्टर वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अलग तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो म्यूनसिपालिटी का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? प्याऊ कर रखवा सकते हो, है ना। हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, एकदम रेडी टू अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए। अपने डॉक्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो कि हीट वेव के इशू आ सकते हैं, आपको तैयार रहना है लोगों को बचाने के लिए। प्याऊ होना चाहिए, जगह जगह लोगों को फ्री पानी बांटना ज़रूरी है। ठीक, और लोगों को अवेयर करना, ये सारी चीज़ें आपके हीट एक्शन प्लान में आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? जो अर्बनाइजेशन है ना, वहाँ पर उसमें ग्रीनिंग करने की ज़रूरत है। अर्बन एरिया में ग्रीन स्पेस डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। पार्क बनाइए, पेड़ लगाइए, अपने घर में जो है पेड़ लगा सकते हैं आप लोग। अर्बन रूफिंग कर सकते हैं, ऊपर एरिया में छत पे जो है फार्मिंग कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप हीट वेव से बचा सकते हैं अपने घर को। नेक्स्ट है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। बिल्कुल, सस्टेनेबल घर, जो भी अर्बन प्लानिंग हो रही है, घरों की प्लानिंग, जो घर बनाए जा रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हीट वेव है उसके इम्पैक्ट लोगों को कम होंगे। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है यार। ग्रीन बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके जो घर होते हैं वो बेसिकली इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आप जो है जो सन है उसी की एनर्जी सफिशिएंट होती, ना घर ज़्यादा गर्म होता है ना घर ज़्यादा ठंडा होता है। इस तरीके से डायरेक्शन में बनाया जाता है घर को। तो ये ग्रीन बिल्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, इसे कंपलसरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्युनिसिपल लेवल से जब आप वो लेते हैं, घर की परमिशन लेते हैं, उसी वक्त ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से
ही जो है ड्रीम बिल्डिंग के हिसाब से ही घर को फाइनलाइज करना चाहिए। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव होगा तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सकेगी। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मिटिगेशन एफर्ट हो जाएंगे। और लास्ट क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर दिया जाए। बिल्कुल, वो तो है यार, क्लाइमेट चेंज के कारण ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर क्लाइमेट चेंज खत्म हो गया तो दिक्कत ही खत्म। ठीक, तो एनडीएमए के साथ मिलकर के बहुत सारे स्टेट जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हीट एक्शन प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये सारे प्लान पेपर में हैं, ये क्रिटिक्स का कहना है। ठीक, थोड़ा क्रिटिसिज्म अब देख लेते हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो ऑलरेडी हमारे हीट वेव एक्शन प्लान बनाए हुए हैं। उसमें ये सारे के सारे जो हीट वेव एक्शन प्लान है ये ऑन पेपर हैं, ना बजट दिया जाता है लोकल बॉडीज़ को, ना उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को इतने बड़े हीट वेव के स्पेल के लिए तैयार कर ले। आसपास ना घर बनाए जाते हैं, ना झोपड़ी बनाई जाती है ताकि लोग बीच में रह के पानी पी सकें, थोड़ी देर वेट कर सकें। इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हैं, प्याऊ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस तरीके से बड़े प्रॉब्लम होते हैं। महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको बहुत दिक्कत जा सकती है, वो बहुत वनरेबल है। जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस है, जो स्लम में रह रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ये वनरेबल लोगों पे स्पेशल फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमडी को अपनी डेफिनेशन ना बदलने की ज़रूरत है। हाई टेम्परेचर के बेसिस पे हीट वेव डिक्लेयर करना गलत है, लोकल कंडीशन के हिसाब से ये हीट वेव डिक्लेयर करना ज़रूरी है। क्यों? आपने गूगल में देखा होगा, जब आप क्या करते हो, चेक करते हो, तो टेम्परेचर आता है 31 डिग्री और हाउ इट फील्स लाइक 38 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कंसिडर की जाती है। ह्यूमिडिटी के कारण टेम्परेचर जो हमें फील होता है वो कहीं ज़्यादा होता है, गर्मी कहीं ज़्यादा लगती है, उमस बहुत पड़ने के कारण। तो लोकल कंडीशन के हिसाब से हमें जो टेम्परेचर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर है, उसको ना लेते हुए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह जो हमें फील हो रहा है वाली टेम्परेचर को लेते हुए हीट वेव डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो ये एक जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आईएमडी का किया जाता है हीट वेव से रिलेटेड, ये वाला क्रिटिसिज्म आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्री और मेंस दोनों में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।